अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जो हमारे पिछला टॉपिक था एवेपोरेशन, ये उसी का सेकंड पार्ट है और लेक्चर नंबर बनता है 14। पिछले टॉपिक में हमने एवेपोरेशन को डिस्कस किया था और उसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना था, और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स को दैट इफेक्ट द रेट ऑफ एवेपोरेशन। तो चलिए जी लेक्चर शुरू करते हैं आज का। हम कहते हैं जी देयर आर various factors that affect rate of reaction, rate of evaporation। कई सारे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन पे क्या करते हैं बेटा, इफेक्ट करते हैं। तो उनमें से हम कोई 4-5 फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहला फैक्टर वो है बेटा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। उसके बाद सेकंड फैक्टर है बेटा हमारे पास टेम्परेचर, और थर्ड नंबर पे हमारे पास फैक्टर है IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है जी। इसके साथ कुछ हम ज़ैली टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, और उनमें क्या होगा बेटा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को देखेंगे कि हाउ ह्यूमिडिटी इफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन, और उसके बाद विंड स्पीड, हवा की रफ्तार के बारे में भी डिस्कस करेंगे जी। तो ये किस तरह रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट करती है जी। चलिए जी शुरू करते हैं हमारा टॉपिक सरफेस एरिया के बारे में, कि किस तरह सरफेस एरिया इफेक्ट करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन को। पहली डिस्कशन हमारी। तो मैं कहूँगा बेटा सरफेस एरिया और रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सरफेस एरिया और रेट ऑफ इवेपोरेशन ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी। ठीक हो गया। मतलब क्या हुआ, छोटी सी बात। अगर मैं अ कप ऑफ या अ ग्लास ऑफ वाटर लूं, ये मेरे पास मिट्टी का एक गिलास है, इसमें पानी लेता हूं मैं, और इतना ही पानी मैं ऑन द ग्राउंड फैला देता हूं। ठीक है जी। ये है वाटर इन अ ग्लास, और ये है वाटर ऑन अ फ्लोर। वाटर स्प्रेडिंग ऑन अ फ्लोर। तो ये फर्श के ऊपर बिखरा हुआ पानी है। एक बात ये, एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गई, और एक दूसरी भी ले लेते हैं, फिर उससे बात समझते हैं। हमारे पास है बेटा, फर्ज किया मेरे पास एक ये क्लोथ है, एक कपड़ा सा है जी, और ये कपड़ा ऐसे है कि ये लिपटा हुआ है और गीला कपड़ा है, तो इस तरह से पड़ा हुआ है। ये है जी वेट क्लोथ है, गीला कपड़ा है जी, और ये क्या है, एज सच स्प्रेडेड नहीं है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, अब फैला के मैं इसको तार पे डाल रहा हूँ जी। ये हमारे पास तार है, तो ये जी हमारे पास फोर्स है इसके। तो ये स्प्रेडेड है, फैला हुआ है जी, स्प्रेडेड क्लॉथ है, और ये वेट क्लॉथ जो है वो हमारे पास स्प्रेडेड नहीं है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि बेटा कि पानी में, जो पानी गिलास में है वो जल्दी सूखेगा, या जो फर्श पे पानी बिखरा हुआ है वो जल्दी सूखेगा, या इसी तरह जो कपड़ा लिपटा हुआ है वो जल्दी सूखेगा, या फिर जो फैला हुआ कपड़ा है वो जल्दी सूखेगा? तो डेफिनेटली आपका जवाब जाएगा जी, जो फर्श पे बिखरा हुआ पानी है वो तेजी से सूखेगा। ड्राई क्विकली, ये तेजी से ड्राई होगा। ठीक है जी। इसी तरह जो वेट कॉटन हमारे पास लिपटा हुआ है
लिपटा हुआ कपड़ा, ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है बेटा, इसके मुकाबले में जो स्प्रेडेड शीट ऑफ क्लॉथ है ये क्या होगी, तेजी से सूखेगी। तो ये क्या होगी, ड्राई क्विकली, ये भी ड्राई क्विकली। इन दो एग्जाम्पल से हमने देखा कि जो पानी बिखरा हुआ है वो जल्दी सूख रहा है, जो कपड़ा फैला हुआ है वो जल्दी सूख रहा है। इसका मतलब ऐसी सूरत में सरफेस एरिया क्या है, ग्रेटर है, सरफेस एरिया ग्रेटर है। तो जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ऐसी सूरत में भी क्या होगा, सरफेस एरिया ग्रेटर होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा है मेरा बेटा, तो ये भी ग्रेटर है और वो भी ग्रेटर है। तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा वो जल्दी सूख रहा है और जिसका सरफेस एरिया कम वो देर से सूख रहा है। इसका मतलब जहां सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, मोर मॉलिक्यूल्स will get मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमाइज करेंगे और इस तरह से दे लीव द सरफेस और इस तरह से सरफेस को लीव कर जाएंगे। तो इसका मतलब जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी करेंगे उतना ज़्यादा वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे क्या करेंगे, जल्दी काबू पाएंगे और सरफेस को लीव कर जाएंगे। तो हमने फिर कहा कि मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन, लेस द सरफेस एरिया लेस विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मोर द सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा मोर विल बी इवेपोरेशन, मोर विल बी रेट ऑफ इवेपोरेशन, तो ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। सिमिलरली हम ये भी कहेंगे लेस द सरफेस एरिया, जितना कम सरफेस एरिया होगा लेस विल बी रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन वहां पे क्या होगा मेरा बेटा, कम होगा। ठीक हो गया। तो ये हमारी डिस्कशन हो गई सरफेस एरिया के मुताबिक, और सरफेस एरिया के मुताबिक हमने कहा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन और आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड लेते हैं बेटा, सेकंड है हमारे पास टेम्परेचर। तो हम कहते हैं इस टेम्परेचर का ताल्लुक भी क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन के ऊपर डायरेक्ट है। रेट ऑफ इवेपोरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। मतलब मोर टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर मोर विल बी रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। अब इसको छोटी सी मिसाल से हम ले लेते हैं। देखिए बेटा, अगर आप क्लोथ्स को क्या करें, गर्मियों में सुखाएं और सर्दियों में सुखाएं, तो वेट क्लोथ्स का गर्मी में और सर्दी में सूखने का रेट जो होगा वो डिफरेंट होगा। यानी गर्मियों में तेज़ी से कपड़ा जल्दी से सूख जाएगा और सर्दियों में रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होने की वजह से कपड़ा देर से सूखेगा। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर हाई होता है और सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उसी निस्बत से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी सर्दियों में टेम्परेचर लो है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम है, गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा है। ठीक हो गया। होता क्या है, होता यह है बेटा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हम कहते हैं मोर मॉलिक्यूल्स गेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे बेटा, गेन करेंगे। अब जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी को गेन करेंगे, सो मोर मॉलिक्यूल्स विल बी एबल, काबिल हो जाएंगे किसके, विल बी एबल टू लीव द सरफेस
लीव द सरफेस, तो उतना ज़्यादा मालिक्यूल सरफेस को छोड़ने के काबिल हो जाएंगे। तो इस तरह से रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो हमने कहा कि टेम्परेचर ज़्यादा होने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा और टेम्परेचर कम होने से रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास IMF, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, IMF, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। छोटी सी बात देखें बेटा, मैं एक बर्तन में लेता हूं, एक बोतल में या बर्तन में या ग्लास में मैं लेता हूं जी वाटर, ये मेरे पास है वाटर, और दूसरे इसी तरह के बर्तन में मैं लेता हूं जी ईथर, क्या जी, ईथर या पेट्रोल। ये मैंने पेट्रोल ले लिया, या मैं दूसरा कह रहा हूं ईथर ले लिया मैंने, डाईथाइल ईथर। तो देखें बेटा, जब आप 10-15 मिनट के बाद वापस आएंगे, इन दोनों को देखेंगे, तो आप देखेंगे इसके अंदर पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने कम होंगे कि आपको फील ही नहीं होगा कि यहाँ से शायद इवेपोरेट हुए हैं या नहीं। लेकिन पेट्रोल और ईथर को देखेंगे तो ये मॉलिक्यूल आधे हद तक क्या हो चुके होंगे, कम हो चुके होंगे, मतलब इसका लेवल जो है यहाँ तक आ चुका होगा, जबकि पहले कहाँ था, यहाँ था। तो इसका मतलब इसके मॉलिक्यूल जो है वो तेज़ी से इवेपोरेट हुए हैं, जबकि पानी के मॉलिक्यूल इवेपोरेट नहीं हुए। वजह है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पानी में क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड होती है जी। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड है दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, जैसे कि ये है। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पे इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरह यहाँ पे भी इस हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ और इस ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस पानी के मॉलिक्यूल्स को इन दो मॉलिक्यूल ने पकड़ा हुआ है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसका मतलब ये है, ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल तेजी से वापस नहीं आएंगे, सरफेस को नहीं छोड़ेंगे। जबकि पेट्रोल में क्या है, आपको पता है पेट्रोल में एन ऑक्टेन होता है। तो एन ऑक्टेन अगर इसको आइसो ऑक्टेन में तब्दील कर दिया जाए तो इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन वैसे ही बढ़ जाएगा आइसो ऑक्टेन में। अच्छा, होता क्या है, इसमें है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो जहां पे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस तो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का सरफेस को लीव करना मुश्किल, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का सरफेस को लीव करना आसान, क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल सराउंडिंग मॉलिक्यूल के साथ वीक है, इसलिए तेज़ी से इवेपोरेट करेंगे। इसलिए पेट्रोल थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाएगा, ईथर भी थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पानी में एक दिन के बाद भी आपको थोड़ी बहुत कमी दिखाई देगी, एज सच नहीं दिखाई देगी। वजह क्या है, यहाँ से पानी के मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेट होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जिन कंपाउंड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगी, उनका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब फिर IMF और रेट ऑफ इवेपोरेशन के दरमियान क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा बेटा, इनवर्स रिलेशन में होगा। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। अगर IMF क्या है, वीक है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। जैसा कि पेट्रोल में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है और वाटर में रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, कम होता है। एक बात और भी कि जिनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती हैं वो वोलेटाइल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वोलेटाइल। तो ये वोलेटाइल है इसलिए भी तेज़ी से उड़ रहा है, जबकि पानी क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो ये तेज़ी से इवेपोरेट नहीं होगा। इसका मतलब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले वोलेटाइल, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले नॉन वोलेटाइल, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम। ये मेजर 3 पॉइंट्स हैं जो हमारी बुक में फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स और भी लिखे हुए हैं और मैं वर्बली आपको समझा रहा हूँ बेटा। जब हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, ह्यूमिडिटी का मतलब है मॉइस्चर कंटेंट्स इन एयर, हवा में कितने मॉइस्चर कंटेंट्स हैं। तो हम कहते हैं अगर परसेंटेज ऑफ एयर मॉइस्चर क्या है, ज़्यादा है, अगर मोर मॉइस्चर कंटेंट्स हैं, अगर हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, अगर हवा में
मॉइस्चर कंटेंट्स ज़्यादा हैं देन रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी लो, रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी लो। तब रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, विल बी लो। इसका मतलब अगर हवा में मॉइस्चर कंटेंट्स कम हो तो फिर उल्टा होगा। इसका मतलब ये हुआ ह्यूमिडिटी और रेट ऑफ इवेपोरेशन आपस में क्या है, मैं अब यहाँ पे रिलेशन लिख देता हूँ बेटा, ह्यूमिडिटी एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है जी, रेट ऑफ इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे, अगर हवा में नमी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, और अगर हवा में नमी कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। इसकी मिसाल वाज़े, सर्दियों में हवा चलती है तो आपको ठंडक का एहसास होता है क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और ऐसी हवा में जब आप कपड़े सुखाते हैं तो वो क्या होते हैं, देर से सूखते हैं। गर्मियों में हवा चलती है तो एयर में मॉइस्चर कंटेंट्स बहुत कम होते हैं और हवा गर्म होती है, तो इस वजह से उन दिनों में कपड़े तेज़ी से सूख जाते हैं, तालाब भी तेज़ी से सूख जाते हैं, नदी नाले भी तेज़ी से सूख जाते होते हैं। इसका मतलब सर्दियों में मॉइस्चर कंटेंट्स होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, स्लो होगा, और गर्मियों में ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरह विंड स्पीड की बात कर रहे हैं, अगर हम कहते हैं अगर एयर ब्लो कर रही है, एयर ब्लो अगर क्या है, मोर है, देन रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ग्रेटर होगा, इज ग्रेटर। यानी अगर हवा की स्पीड ज़्यादा होगी तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा मालिक्यूल्स के साथ कांटेक्ट में आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा मालिक्यूल्स को इवेपोरेट करवाएगी। अगर हवा की स्पीड कम होगी तो ऐसी सूरत में कम से कम मालिक्यूल इवेपोरेट होंगे और रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। क्योंकि जब हवा की स्पीड कम है तो वो तेज़ी से लेके नहीं जा रही, उसको टाइम लग रहा है मालिक्यूल्स को इवेपोरेट करवाने में, एनर्जी देने में। इसका मतलब है स्लो स्पीड के साथ जब हवा चलेगी रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा, और जब फास्ट स्पीड के साथ हवा चलेगी रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास स्पीड ऑफ विंड और रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करेंगे जी, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।